किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि पेंसिल की हजारों गलतियां माफ़ हैं। पेंसिल की हजारों गलतियां माफ़ होती हैं, पर पेन पर जिम्मेदारियों का बोझ होता है। पर पेन पर जिम्मेदारियों का बोझ बहुत होता है। हाय गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अवर चैनल कंसेप्ट विद केएस सर। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट विद केएस सर के साथ। तो देखिए, आज हम जो टॉपिक लेकर के आए हैं वो आए हैं कि शिक्षा मंत्रालय ने जितने भी कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं उनके लिए नई गाइडलाइन जारी की हैं। तो वो नई गाइडलाइन कौन कौन सी हैं और उन गाइडलाइनों में कोचिंग सेंटर्स के लिए क्या क्या बातें बताई गई हैं, मतलब कोचिंग सेंटर्स में किन किन फैसिलिटी का होना जरूरी है कि भाई कोचिंग सेंटर में कौन कौन सी फैसिलिटी होनी चाहिए और कोचिंग सेंटर को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ये सब गाइडलाइन किसने दी है? शिक्षा मंत्रालय ने दी हैं। किसने दी हैं? शिक्षा मंत्रालय ने दी हैं कोचिंग सेंटर्स के लिए। तो जो भी कोचिंग चला रहे हैं वो इन गाइडलाइनों को एक बार जरूर देखें, ठीक है। और इसमें ये भी बताया गया है कि क्या कोचिंग संस्थान कितनी उम्र से लेकर के कितनी उम्र तक के बच्चों के लिए है। मतलब कहना ये चाहता हूँ कि इसमें ये भी बताया गया है कि कोचिंग संस्थानों में कितनी एज से बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, प्रवेश पा सकते हैं। और इन गाइडलाइनों में ये भी बताया गया है कि कोचिंग संस्थानों को फीस का कितना क्राइटेरिया रखना चाहिए। मतलब एग्जैक्ट तो नहीं बताया उन्होंने, लेकिन उन्होंने बोला है कि भाई तो न्याय संगत फीस होनी चाहिए, ठीक है। न्याय संगत फीस होनी चाहिए और फीस बिल्कुल ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा फीस नहीं होनी चाहिए। ये सब चीज़ें, ये सब बातें बताई गई हैं। नई गाइडलाइन जारी की है शिक्षा मंत्रालय ने कोचिंग सेंटर्स के लिए। तो यहाँ पे अपन उन गाइडलाइनों को देखने वाले हैं। तो आप इन गाइडलाइनों को जरूर देखें। आपके मन में भी, आपने भी सुना होगा भी कि कोचिंग सेंटर्स बंद हो जाएंगे इंडिया में, ये सब बातें आपने सुनी होंगी। तो उसी पर ये क्लास होने वाली है। सबसे पहले आपको करना क्या है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके पास ये रहे, क्योंकि बोर्ड पूरा भर चुका है जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो जो कंप्लीट होता जाएगा उसको हम रफ करते चलेंगे, उसको हम मिटाते चलेंगे, ठीक है। तो पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लें एंड उसके बाद अपन चलते हैं एक्सप्लेनेशन पर इसके पर, ठीक है। तो फिर हम इसका एक्सप्लेन करेंगे इसको, ओके। तो एक बार पहले आप क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें, ओके, ले लीजिए आप। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। अब चलते हैं कि भाई गाइडलाइन क्या है। तो देखिए, शिक्षा मंत्रालय ने कोचिंग संस्थानों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। तो हम सबसे पहले इसको लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है भ्रामक विज्ञापन नहीं। अब भ्रामक विज्ञापन का क्या है? भ्रामक विज्ञापन का मतलब है ऐसा कोई एडवर्टीजमेंट नहीं किया जाएगा कोचिंग संस्थानों की तरफ से जो छात्रों से झूठे वादे करता हो। जैसे मैंने कोष्टक में लिखा हुआ है यहाँ पर, कोई झूठा वादा नहीं, ठीक है। मतलब ऐसा कोचिंग सेंटर्स के द्वारा कोई एडवर्टीजमेंट नहीं किया जाएगा जिसमें उनके द्वारा कोई झूठा वादा किया जा रहा हो, कोई झूठा प्रॉमिस किया जा रहा हो स्टूडेंटों को बुलाने के लिए या स्टूडेंटों के एडमिशन को अपनी तरफ लाने के लिए। तो कोचिंग सेंटर्स को ये बात जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि उनके द्वारा जो भी एडवर्टाइजमेंट किए जा रहे हैं वो बिल्कुल रियल हों। जैसे कि आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है, एक ही स्टूडेंट होता है, सपोज दैट कि अपन एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर नीट का, ठीक है। नीट का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर एक स्टूडेंट टॉप कर चुका है नीट में, ठीक है। अब एक स्टूडेंट ने टॉप किया है नीट में, मान के चलो उसकी अपन रैंक मान लेते हैं कि भाई 10 रैंक आई है उसकी ऑल ओवर इंडिया में। तो अगर 10 रैंक आई है तो ऐसा कभी नहीं होता कि एक ही कोचिंग वाला उसका फोटो लगा रहा है। ऐसा आपने देखा होगा कि ये बच्चा एक ही है, स्टूडेंट एक ही है, लेकिन उसके जो एडवर्टीजमेंट है, उसका प्रचार जो कर रही है कोचिंग संस्थान, वो अलग अलग कर रही होती हैं। कुछ संस्थान कहती हैं ये हमारा स्टूडेंट है, कुछ संस्थान कहती हैं ये हमारा स्टूडेंट है। तो कोई भी भ्रामक एडवर्टीजमेंट, कोई भी भ्रामक विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, कोचिंग सेंटर्स के द्वारा। ये किसको ध्यान रखना है? ये कोचिंग सेंटर्स को ध्यान रखना है, जो उनके ओनर हैं उनको ही ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपने काफी बार देखा होगा कि भाई बच्चा एक होता है, स्टूडेंट एक होता है और उसके ही एडवर्टीजमेंट अलग अलग कोचिंग वाले कर रहे होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो कोई भी भ्रामक एडवर्टीजमेंट नहीं करना है। ये पहला क्या है, पहली गाइडलाइन है, इसको सख्ती से फॉलो करना पड़ेगा कोचिंग सेंटर्स के लिए, वरना जुर्माना भी है और पंजीकरण रद्द भी किया जा सकता है। उस पर भी हम आगे बात करेंगे अभी सारा की सारा कि जुर्माना कितना है। एक बार गाइडलाइन अनफॉलो करी तो जुर्माना क्या है, 2 बार इसको अंडर एस्टिमेट किया तो फिर जुर्माना कितना है, और अगर बार बार आप करते हो तो फिर आपके पंजीकरण को रद्द किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी गाइडलाइन है, इनके बारे में हम देखेंगे। तो पहली गाइडलाइन क्या है कि कोई भी झूठा वादा नहीं करेंगे कोचिंग सेंटर्स, कोई भी भ्रामक विज्ञापन नहीं, कोई भी ऐसा एडवर्टाइजमेंट नहीं देंगे कोचिंग सेंटर्स जिससे स्टूडेंट क्या हो,
भ्रमित हो जाए डिसीजन लेने में, क्योंकि एक ही स्टूडेंट अलग अलग कोचिंग सेंटर्स बता रहे होते हैं कि भाई ये मेरे यहाँ पढ़ा है, ये मेरे यहाँ पढ़ा है, ठीक है। हाँ, कभी कभी स्टूडेंट ये भी करता है कि भाई टेस्ट सीरीज कहीं से ज्वाइन कर ली, कोचिंग कहीं से ज्वाइन कर ली, तो सब अपना अपना बता रहे होते हैं। तो जो रियल है, मतलब मैं कहना ये चाहता हूँ, और मैं मेरी तरफ से कोई भी पॉइंट नहीं रख रहा हूँ यहाँ पर, मेरी तरफ से मैं एक भी पॉइंट नहीं बोलूंगा इस पूरी क्लास में, मैं केवल वही पॉइंट बोल रहा हूँ जो शिक्षा मंत्रालय ने कोचिंग संस्थानों के लिए नई गाइडलाइन में बताए हैं, ठीक है। तो भ्रामक विज्ञापन या ऐसे कोई एडवर्टीजमेंट नहीं करेंगे कोचिंग सेंटर से कोचिंग संस्थान जिससे स्टूडेंट क्या है भ्रमित हो जाए, जिससे स्टूडेंट क्या है जैसे बोलते हैं ना कि भाई वो डिसीजन ना ले पाए अच्छे से, ठीक है। ओके, तो ये क्या है, ये फर्स्ट वाला क्या है गाइडलाइन है। सेकंड वाली गाइडलाइन की बात करें तो ये है कि भाई अनिवार्य पंजीकरण। अनिवार्य पंजीकरण का मतलब क्या है कि जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं उनको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा अथॉरिटी के पास में, जो गवर्नमेंट की अथॉरिटी होगी वहां पे जाकर के उनको क्या कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, पंजीकरण कराना पड़ेगा। पंजीकरण के बाद ही आप कोचिंग सेंटर्स चालू कर सकते हो, मतलब पंजीकरण के बाद ही आप कोचिंग सेंटर्स चला सकते हो। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है, अगर आपका पंजीकरण नहीं है, तो फिर आप कोचिंग सेंटर्स को रन नहीं कर सकते, तो फिर आप कोचिंग सेंटर्स को नहीं चला सकते हो। तो पंजीकरण करवाना अनिवार्य है, रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है सभी कोचिंग सेंटर्स को, इतना याद रखना है। तो सेकंड वाली गाइडलाइन ये है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड वाला अपन इसको ले लेते हैं। देखिए, शोषणकारी प्रथाओं को रोकना। अब शोषणकारी प्रथाओं को रोकना मतलब क्या है कि भाई आज जितने भी एक्सप्लॉयटेशन प्रैक्टिसेस हैं, जितनी भी एक्सप्लॉयटेशन प्रैक्टिसेस हैं उनको रोकना, उन पर बैन लगाना। ये भी किन की जिम्मेदारी होगी, ये कोचिंग सेंटर्स की जिम्मेदारी होगी, ठीक है। इसमें कौन कौन से आएंगे, अत्यधिक शुल्क नहीं, मतलब अत्यधिक मतलब ज्यादा फीस नहीं लेनी है उनको। कोचिंग सेंटर्स को ये ध्यान रखना है कि भाई हम फीस कितनी ले रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा फीस उनको चार्ज नहीं करनी है स्टूडेंटों से। नेक्स्ट, छात्रों पर अनुचित तनाव ना डालें, मतलब कोई अनुचित प्रेशर ना डालें, प्रेशर क्रिएट ना करें स्टूडेंट्स पर, क्योंकि अभी जैसे काफी न्यूज सुनी होगी आपने कि बहुत सारे स्टूडेंट प्रेशर के कारण सुसाइड वगैरह कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उन पर प्रेशर होता है, या तो फीस का प्रेशर है, या स्टडी नहीं होने का प्रेशर है, या सिलेक्शन नहीं होने का प्रेशर है, बहुत सारे प्रेशर हैं, या तो कोचिंग का प्रेशर है या कहीं और का प्रेशर है। तो इन सब प्रेशर की वजह से क्या है, बहुत सारे केस आपने सुने होंगे ऐसे, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ सुसाइड वगैरह के, ठीक है। तो इसलिए हमारी जो शिक्षा मंत्रालय है उसने बोला है कि भाई छात्रों पर अनुचित तनाव नहीं डाला जाए, छात्रों पर कोई भी अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट ना किया जाए स्टूडेंट्स पर। ये ध्यान रखेंगे कौन, कोचिंग संस्थान, मतलब कोचिंग की तरफ से तो वो प्रेशर क्रिएट नहीं होना चाहिए, उनको इतना ध्यान रखना है। और अन्य कदाचार, अन्य कदाचार का मतलब है और कोई भी ऐसी एक्टिविटी या ऐसा कोई प्रेशर उन पर ना डाला जाए जिससे उनकी मेंटल हेल्थ खराब हो, मतलब उनकी मानसिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़े। ये भी किसको ध्यान रखना है, ये भी ध्यान रखेंगे कोचिंग सेंटर्स, मतलब उनके द्वारा तो ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है, कोचिंग सेंटर्स के द्वारा। तो ये थर्ड नंबर की क्या हो गई, हमारी गाइडलाइन हो गई, ठीक है। अब आइए आप इधर, अब हम देख लेते हैं कि भाई कोचिंग क्या होती है। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं कोचिंग सेंटर्स में, बार बार वर्ड यूज कर रहा हूँ, शब्द बोल रहा हूँ, कोचिंग सेंटर्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये होती क्या है भाई कोचिंग। तो देखो, कोचिंग संस्थान क्या होगी, यहाँ पे देखो मैंने लिखा है 50 से अधिक छात्र छात्रा वाले शैक्षणिक संस्थानों को जहां पर शिक्षा दी जाती है, शिक्षा दी जाती है, वो भी कौन से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने की या स्कूल लेवल के एग्जाम को क्रैक करने की, उनको अपन क्या बोलते हैं, उनको अपन बोलते हैं कोचिंग संस्थान। उनको क्या बोलते हैं अपन, कोचिंग संस्थान। मतलब कहना ये है, यहाँ पर गाइडलाइन ये है, अगर मैं आपसे कहना चाहूँ स्पष्ट शब्दों में कि भाई एक कोचिंग संस्थान में मिनिमम 50 बच्चे तो होने चाहिए, तो ही आपकी इंस्टीट्यूशन को कोचिंग इंस्टीट्यूशन या कोचिंग सेंटर्स कहा जाएगा। मतलब अगर आपके इंस्टीट्यूशन में 50 स्टूडेंट से कम हैं तो फिर वो कोचिंग नहीं कहलाएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मतलब होना ये चाहिए कि किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में मिनिमम 50 स्टूडेंट होने चाहिए, उसके बाद ही अपन उसको क्या कहेंगे, उसके बाद ही अपन उसको कोचिंग नाम देंगे। क्या नाम देंगे उसके बाद, अपन उसको कोचिंग कहेंगे, कोचिंग सेंटर्स उसको कहे, कोचिंग सेंटर उसको अपन कहेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको। अब देखिए नोट, कोचिंग की हर एक शाखा की अलग इकाई, हर एक शाखा को अलग इकाई माना जाएगा और हर एक इकाई का पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। मतलब बोला ये गया है, जैसे आपने देखा होगा कि कोई कोचिंग इंस्टीट्यूशन है, वो कोचिंग इंस्टीट्यूशन बहुत बड़ी है,
ठीक है, मैं यहाँ पे किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं तो आपको एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूँ कि कोई कोचिंग इंस्टीट्यूशन काफी बड़ी है और वो कोचिंग इंस्टीट्यूशन की इकाइयां अलग अलग सिटियों में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग राज्य में हैं, ठीक है। तो अगर एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन है और उसी की ब्रांच अलग अलग सिटियों या अलग अलग राज्य में है, तो उन सभी ब्रांचों को अलग अलग माना जाएगा। इन द सेंस कहना यह है कि भाई उन सभी ब्रांचों को अपना अपना अलग अलग रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। उन सभी ब्रांचों को क्या करना पड़ेगा, अपना अलग अलग रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी कोचिंग है और उसने केवल एक ब्रांच ने ही रजिस्ट्रेशन करवा लिया और ऐसा माना जाएगा कि अपनी जितनी भी ब्रांच है सबका रजिस्ट्रेशन हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है, सभी ब्रांचों को अलग अलग रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक तो ये थी, तो अपन ने यहाँ तक देख लिया। अब आगे देखिए, तो ये वाला अपना पूरा पोर्शन इधर वाला ये कंप्लीट हो गया है, ये वाला पूरा पोर्शन कंप्लीट हो गया है। मैं अभी रफ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैंने बोला था कि मैं रफ करूंगा पर मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब इधर देखिए आप, अगर अगली गाइडलाइन के बारे में बात करें तो शिकायत तंत्र का होना जरूरी है। अब शिकायत तंत्र का मतलब क्या है, देखो शिकायत तंत्र का मतलब है कि कोचिंग सेंटर्स में शिकायत तंत्र होना चाहिए, मतलब जहां पे स्टूडेंट अपनी शिकायत कर सकें। और शिकायत किस चीज को लेकर के, चाहे कोचिंग इंस्टीट्यूशन के मैनेजमेंट को लेकर के, चाहे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के रवैये को लेकर के। रवैये को मतलब उनके साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है, मतलब उनकी क्या कभी फीस वापस लौटाई जा रही है या नहीं लौटाई जा रही है। कभी कभी आपने सुना होगा ना कि कोई बच्चा एक बार एडमिशन ले लेता है एंड एडमिशन लेने के बाद में होता यह है कि अगर उसको ठीक नहीं लग रहा है तो 10-20 दिन बाद उससे बोलते हैं कि भाई फीस वापस नहीं होगी या फीस रिफंड नहीं की जाएगी। तो उनके रवैयों को लेकर के भी भाई एक शिकायत तंत्र होना चाहिए। तो कहा यह गया है इस गाइडलाइन में कि प्रत्येक कोचिंग इंस्टीट्यूशन के पास एक शिकायत तंत्र इकाई उपस्थित होनी चाहिए, जहां पर छात्र क्या कर सकें, शिकायत दर्ज करा सकें कि उनकी ये प्रॉब्लम है, उनकी ये समस्या है। और ये शिकायत तंत्र ट्यूटर भी करा सकते हैं। ट्यूटर मतलब शिक्षक, जो वहां पे टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनके लिए भी शिकायत तंत्र क्या होना चाहिए, उपस्थित होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए, वहां पर स्थापित होना चाहिए, ताकि वो भी क्या कर सकें, वो भी अपनी शिकायत को दर्ज करा सकें। ट्यूटर भी मतलब जो शिक्षक हैं, जो टीचर्स हैं, वो भी अपनी शिकायत को दर्ज करा सकें, ठीक है। तो हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन में क्या होना चाहिए, शिकायत तंत्र उपस्थित होना चाहिए, स्थापित होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कोचिंग का टाइम स्कूल के टाइम से ओवरलैप नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई स्कूल का टाइम, जैसे कि स्कूल का टाइम आप मॉर्निंग का अपन मान के चलते हैं, ठीक है, अपन स्कूल का टाइम मान के चलते हैं कि भाई 8 से लेकर के अपन 12 या 1 तक मान लेते हैं, ठीक है, मॉर्निंग से लेकर आफ्टरनून तक मान लेते हैं। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसी टाइम के बीच में आप कोचिंग चला रहे हो और जो बच्चे आपके पास पढ़ने आ रहे हैं वो आपकी कोचिंग में आने के लिए उनको स्कूल मिस करना पड़ रहा हो। मतलब स्टूडेंटों का स्कूल मिस नहीं होना चाहिए एनी हाउ कंडीशन में। तो बोला ये गया है कि कोचिंग का टाइम स्कूल के टाइम से ओवरलैप नहीं होना चाहिए, कि भाई स्कूल का टाइम अलग है, उस टाइम पर आप कोचिंग नहीं चलाओगे। हाँ, स्कूल जैसे ही स्कूल का टाइम पूरा हो जाता है उसके बाद आप क्या रख सकते हो, कोचिंग का टाइम रख सकते हो। तो स्कूल का टाइम और कोचिंग का टाइम अलग अलग होना चाहिए, जिससे बच्चों का स्कूल मिस ना हो, वो स्कूल मिस ना करें और रेगुलर क्या जा सकें, स्कूल जा सकें, ठीक है। एक तो ये था। आगे देखिए, छात्रों और ट्यूटर्स मतलब टीचर्स की बात की जा रही है, जो पढ़ाने का काम कर रहे हैं, वहां पर शिक्षकों की बात की जा रही है, ठीक है। तो बोला गया है छात्रों और ट्यूटर्सों दोनों के पास अनिवार्य साप्ताहिक अवकाश होना चाहिए। मतलब स्टूडेंटों को भी रिलैक्स मिलना चाहिए और टीचर्स को भी रिलैक्स मिलना चाहिए। जो टीचर्स वहां पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जो शिक्षक वहां पे पढ़ा रहा है, उसके लिए भी साप्ताहिक अवकाश अनिवार्य रूप से मिलना चाहिए और स्टूडेंटों के लिए भी साप्ताहिक अवकाश अनिवार्य रूप से मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूशन है उसमें छुट्टियां नहीं मिल रही हैं बच्चों को, बच्चे मेंटली प्रेशर झेलते जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो ट्यूटर्स को मतलब टीचर्स को, जो शिक्षक हैं उनको, और स्टूडेंटों को साप्ताहिक अवकाश मिलना अनिवार्य है, उनको मिलना ही चाहिए। ये कौन ध्यान रखेगा, ये ध्यान रखेगा कोचिंग सेंटर। कौन ध्यान रखेगा, कोचिंग सेंटर, वहां का मैनेजमेंट, वहां के ओनर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कक्षा के आकार को बनाए रखा जाए। कक्षा के आकार को बनाए रखा जाए, ये गाइडलाइन कहती है कि भाई जितना स्पेस है
जितने बच्चे उसमें कंफर्टेबली आराम से बैठ सकते हैं उतने ही स्टूडेंटों को आप एक बैच में बिठाइए। ऐसा नहीं है कि जगह स्पेस बहुत कम है और जबरदस्ती स्टूडेंटों को भरा जा रहा है, ठीक है। जगह तो बहुत कम है, मतलब जगह है 50 बच्चों की, आप बिठा रहे हो 70 बच्चे, आप बिठा रहे हो 60 बच्चे, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर 50 स्टूडेंट्स का स्पेस है वहां पर, अगर 50 बच्चों की जगह है वहां पर, तो 50 बच्चों को ही आपको उस बैच में बिठाना चाहिए, क्योंकि आपके पास स्पेस ही उतना है, क्योंकि आपके पास जगह ही उतनी है। तो बोला गया है कि छात्रों के आकार को बनाए रखा जाए, ठीक है, सॉरी, कक्षा के आकार को बनाए रखा जाए। तो समझ गए आप, कक्षा के आकार को बनाए रखा जाएगा क्या मतलब है। अब देखिए, अब कितना आकार होना चाहिए, तो एक छात्र के लिए 1 वर्ग मीटर स्थान तो होना ही चाहिए, मिनिमम बता रहा हूं मैं आपको, ये मैं आपको मिनिमम कम से कम बता रहा हूं कि एक स्टूडेंट के लिए 1 वर्ग मीटर जगह तो होनी ही चाहिए, ताकि वो आराम से कंफर्टेबली होकर के बैठ सके और अपना पूरा जो ध्यान होता है वो किस पर लगा सके, पढ़ाई पर लगा सके, पूरा अपना कंसंट्रेशन कहाँ कर सके, स्टडी पर कर सके। ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको। अब देखिए, अब यहाँ पर काफी इंपोर्टेंट न्यूज निकल करके आई है, ठीक है, काफी इंपोर्टेंट गाइडलाइन ये आई है, देखना है आपको ध्यान से इस इंपोर्टेंट गाइडलाइन को। नामांकन की बात करें तो देखिए, 16 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को ही प्रवेश दिया जाए, मतलब कोचिंग सेंटर्स में जिनकी एज 16 से कम है उन बच्चों को प्रवेश ना दिया जाए, उनका एडमिशन ना लिया जाए, मतलब जिनकी एज 16 से कम है उन बच्चों के लिए कोचिंग सेंटर्स नहीं हैं, उनको कोचिंग सेंटर्स ना बुलाया जाए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को कि भाई जिन बच्चों की एज 16 से कम है उनको क्या है, उनको कोचिंग नहीं बुलाया जाए, उनके लिए कोचिंग इंस्टीट्यूशन नहीं है। हाँ, 16 से अगर एज ज्यादा है तो उनका आप एडमिशन ले सकते हो कोचिंग इंस्टीट्यूशन में, एक ये गाइडलाइन है। ठीक है, तो 16 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूशन है। नेक्स्ट, और माध्यमिक विद्यालय परीक्षाओं के सफल समापन के बाद ही प्रवेश की अनुमति है, मतलब कि जो माध्यमिक विद्यालय होता है, ठीक है, माध्यमिक स्तर तक की जो शिक्षा होती है उसके सफल समापन के बाद, मतलब उसके कंप्लीट हो जाने के बाद ही आप स्टूडेंटों को क्या दोगे, आप स्टूडेंटों को कोचिंग दोगे। आप स्टूडेंटों को क्या कर सकते हो, मतलब आप कोचिंग दे सकते हो। मतलब अगर किसी स्टूडेंट की माध्यमिक स्तर की एजुकेशन कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है, अगर माध्यमिक स्तर की एजुकेशन कंप्लीट नहीं हुई है तो फिर आप उसको क्या नहीं दे सकते, कोचिंग नहीं दे सकते, आप उसको कोचिंग नहीं बुला सकते हो। अगर उसकी एज 16 से कम है तो, ठीक है, तो उसकी एज कितनी नहीं होनी चाहिए, उसकी एज 16 से कम नहीं होनी चाहिए। और अगर 16 से कम है तो फिर उसके लिए आप एडमिशन, मतलब उसको आप एडमिशन नहीं ले सकते हो अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में, उसको आप प्रवेश नहीं दे सकते हो, क्योंकि उसके लिए कोचिंग इंस्टीट्यूशन नहीं है। ठीक है, तो कोचिंग इंस्टीट्यूशन किन के लिए है, जिनकी एज 16 से ऊपर है उन बच्चों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, इस पर विशेष ध्यान देना है आपको। कम योग्यता वाले ट्यूटर्स को शामिल नहीं किया जाएगा। ट्यूटर्स मतलब टीचर की बात की जा रही है, ट्यूटर्स मतलब किसकी बात की जा रही है, टीचरों की बात की जा रही है जो वहां पढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो कम योग्यता वाले टीचर्स को भी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो मिनिमम योग्यता क्या होनी चाहिए भाई, आप चाहे मिनिमम योग्यता ये है कि आप किसी भी लेवल को पढ़ा रहे हो, पर मिनिमम योग्यता क्या है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए। क्या होने चाहिए, ग्रेजुएट तो आप होने चाहिए। अपनी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी आप पढ़ा रहे हो उसमें ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए, और फिर आप पीजी वगैरह कर रहे हो तो ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप में योग्यता बहुत कम है और आप बच्चों को कोचिंग पढ़ा रहे हो। ठीक है, तो मिनिमम क्राइटेरिया तो होना चाहिए। टीचर्स के लिए भी इस गाइडलाइन में बात बताई गई है कि कम योग्यता वाले ट्यूटर्स, मतलब टीचर्स को शामिल नहीं किया जाएगा, किसमें, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में। ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको। अब नेक्स्ट देखिए, फीस की बात आती है। अब आती है यहाँ पे बात, फीस एक तो उचित होनी चाहिए और न्याय संगत होनी चाहिए, और रसीदें प्रदान कराई जानी चाहिए। मतलब एक तो फीस उचित होनी चाहिए, उचित का मतलब है कि इतनी ज्यादा फीस ना हो कि बच्चा उसको पे ही ना कर पाए। पे ही ना कर पाए का मतलब ये है कि उस पर अधिक दबाव ना पड़े बच्चे पर। ठीक है, एक न्याय संगत फीस लो। कितनी फीस लो आप, न्याय संगत फीस लो, कि आपके साथ भी, मतलब आपका भी नुकसान ना हो, बच्चे का भी नुकसान ना हो, भाई कोचिंग इंस्टीट्यूशंस का भी नुकसान ना हो, टीचरों का भी नुकसान ना हो, और स्टूडेंट का भी नुकसान ना हो। उसको बोलते हैं न्याय संगत फीस। न्याय संगत फीस का मतलब क्या है, फिर से बता रहा हूं मैं। न्याय संगत फीस का मतलब है कि कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को भी ज्यादा घाटा ना हो,
टीचर्स को भी घाटा ना हो और स्टूडेंट को भी ज्यादा उस पर प्रेशर ना पड़े फीस का, ठीक है, या उसके पेरेंट्स पर, उसकी फैमिली पर ज्यादा प्रेशर ना पड़े फीस का, तो उसे बोलते हैं न्याय संगत फीस, ठीक है। तो न्याय संगत फीस लो और उचित फीस लो, और जो भी आप फीस लेते हो उसकी रसीद काट कर किसको दो, रसीद दो बच्चे को, कि भाई हमने आपसे इतनी फीस ली है, ये आप इसकी रसीद को संभाल कर रखिए। वैसे कोचिंग इंस्टीट्यूशन ये करती हैं, ठीक है। एक तो ये भी ध्यान रखना है, पर ये गाइडलाइन है, तो जो जो गाइडलाइन आई है मैं बताते जा रहा हूं, तो मुझे तो बताना ही है, बतानी पड़ेगी। आगे देखिए, पाठ्यक्रम के चलते दौरान फीस में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे नहीं होना चाहिए, होना चाहिए और आएगा इधर। तो देखिए, पाठ्यक्रम के चलते समय के दौरान मतलब ये है कि आपने कोई बैच स्टार्ट किया, अब बैच कंटिन्यूसली चल रहा है आपका, अब कंटिन्यूसली आपका बैच चल रहा है, तो बैच के बीच में आप फीस नहीं बढ़ा सकते हो। बैच के बीच में ऐसा नहीं है कि आपने फीस अचानक बढ़ा दी। मान के चलो कोई बैच स्टार्ट हुआ किसी भी चीज का, कोई भी आप एग्जांपल अपने माइंड में सोच लीजिए, किसी भी चीज का बैच स्टार्ट हुआ, अब उस बैच की फीस अपन मान के चलते हैं कि 5000 आपको फर्स्ट में बताइए, बैच मान के चलते हैं कि 3 मंथ का है, ठीक है, 1 मंथ अच्छे से उन्होंने पढ़ाया, 1 मंथ पढ़ाने के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 मंथ के बाद वो आपसे बोल दें कि अब भाई इस बैच की फीस 7000 या 7000 हो गई है। तो पाठ्यक्रम के चलते दौरान मतलब जो बैच स्टार्ट किया है उस बैच के चलते दौरान आप फीस में परिवर्तन मतलब फीस नहीं बढ़ा सकते हो, ठीक है, एक गाइडलाइन ये है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, ये हो गया अपना कंप्लीट। देखिए, मध्य पाठ्यक्रम निकासी के मामले में 10 दिनों के भीतर प्रो राटा रिफंड बोला गया है। देखो इसका मतलब क्या है प्रो राटा रिफंड, कि भाई अगर सिलेबस आधा हो गया या बैच भी आधा कंप्लीट हो गया या आधे से थोड़ा सा कम कंप्लीट हुआ है और अगर बच्चा छोड़ के जाना चाहता है, तो उसकी जितनी फीस बकाया बचती है, बकाया बचने का मतलब क्या है, बकाया बचने का मतलब है कि उस स्टूडेंट ने आपसे जितना पढ़ा है, जितना एजुकेशन आपसे प्राप्त की है, उसके अकॉर्डिंग आप उसकी फीस कट कर लो, लेकिन जितनी बकाया बचती है उसको आप 10 दिन के अंदर अंदर उसको क्या करोगे, वापस प्रदान करोगे। 10 दिनों के अंदर अंदर उसको क्या करोगे, आप वापस प्रदान करोगे, रिफंड करोगे, ठीक है। तो एक गाइडलाइन ये आई है, तो ये गाइडलाइन आई है, अभी और भी गाइडलाइन है मैं बताने वाला हूं जस्ट इसके आगे। तो ये इतनी सारी गाइडलाइन तो अपन ने यहाँ पे देख ली है। शिक्षा मंत्रालय ने कोचिंग संस्थानों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है, तो जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन हैं जो अभी प्रेजेंट टाइम में रन कर रहे हैं, चल रहे हैं, उनको ये गाइडलाइन जरूर से जरूर पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक ये गाइडलाइन कंप्लीट हुई, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, शायद आपने पहले ले लिया होगा, अगर नहीं लिया है तो अब ले लें। उसके बाद अपन और गाइडलाइन देखते हैं और अपन देखेंगे कि अगर कोचिंग इंस्टीट्यूशन ने इन गाइडलाइनों को फॉलो नहीं किया तो इन पर क्या जुर्माना लगेगा, इनको क्या पनिशमेंट मिलेगी, क्या सजा मिलेगी, ठीक है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और अगर पहले ले लिया हो तो कोई बात नहीं, थोड़ा इग्नोर कर दें, ठीक है। चलिए अब क्लास को और आगे बढ़ाते हैं अपन। देखिए, अगली गाइडलाइन की अगर हम बात करें तो बोला गया है कि आग को नियंत्रण करने वाले उपकरण उपस्थित होने चाहिए, ठीक है। मतलब अग्नि को कंट्रोल करने वाले, फायर को कंट्रोल करने वाले उपकरण आपके पास क्या होने चाहिए, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के पास उपस्थित होने चाहिए, ताकि कभी ऐसी कंडीशन आए तो आग को कंट्रोल किया जा सके, उसको बुझाया जा सके और होने वाले नुकसान से बचा जा सके, ठीक है। अब नेक्स्ट गाइडलाइन की बात करते हैं अपन कि भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास। मतलब आपका कोचिंग इंस्टीट्यूशन जिस बिल्डिंग में आप चला रहे हो उस बिल्डिंग का भी एक प्रमाण पत्र बनता है, और उस बिल्डिंग का प्रमाण पत्र कौन सा होता है, उस बिल्डिंग का प्रमाण पत्र ये होना चाहिए कि भाई आप जिस बिल्डिंग में कोचिंग इंस्टीट्यूशन चला रहे हो वो क्या है, वो सेफ है, मतलब वो सुरक्षित है। तो उसके लिए एक प्रमाण पत्र बनता है जिसको बोलते हैं भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र, ठीक है। तो आप जिस बिल्डिंग में कोचिंग चला रहे हो, अपने कोचिंग इंस्टीट्यूशन को रन कर रहे हो, उस बिल्डिंग का प्रमाण पत्र, वो भी उस बिल्डिंग का अगर पूरा नाम बोले तो भवन प्रमाण पत्र भवन प्रमाण पत्र आपके पास क्या होना चाहिए, उपस्थित होना चाहिए। अगर उपस्थित नहीं है तो जल्दी से जल्दी उसको बनवाएं, ठीक है, क्योंकि ये गाइडलाइन में आया हुआ है। तो अगर आप भी एक कोचिंग चलाते हो तो फिर आप क्या करें, भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र जरूर से जरूर बनवा लें, जल्दी ही बनवा लें, ठीक है। नेक्स्ट गाइडलाइन देखें भाई, सीसीटीवी कैमरे उपस्थित होने चाहिए। आपकी जो कोचिंग इंस्टीट्यूशन है उसमें क्या होने चाहिए, सीसीटीवी कैमरे उपस्थित होने चाहिए। क्या होने चाहिए, सीसीटीवी कैमरे उपस्थित होने चाहिए, ताकि होने वाली एक्टिविटी, सीसीटीवी कैमरे मतलब क्लासों में सीसीटीवी कैमरे उपस्थित होने चाहिए, ऐसा बोला गया है, ठीक है। तो सीसीटीवी कैमरे क्या होने चाहिए, क्लासों में उपस्थित होने चाहिए। नेक्स्ट देखिए,
प्राथमिक चिकित्सा किट उपस्थित होनी चाहिए, ताकि अगर किसी बच्चे की थोड़ी बहुत तबीयत खराब है तो उसको आप क्या कर सको, उसको आप प्राथमिक चिकित्सा किट प्रदान करा सको। मतलब अगर थोड़ी बहुत जैसे सिर दर्द हो गया, किसी के हाथ पैर दर्द हो गया, कभी चक्कर आ जाना, कभी उल्टी हो जाना, अगर ऐसा कभी मसला आता है, ऐसा कभी मामला आता है, तो फिर आप क्या करें, उसको जो प्राथमिक चिकित्सा किट है उसको प्रोवाइड कराएं। मतलब उससे थोड़ी बहुत उपचार उसको करें और जल्दी ही क्या करें, और जल्दी ही चिकित्सा सहायता तक उसको पहुंचाएं। कहां तक पहुंचाएं, जहां पर उसको मतलब हॉस्पिटल तक पहुंचाएं। कुल मिला के बात ये की गई है। ठीक है, ये तो सभी क्या हो गई, यहाँ तक तो हो गई सारी की सारी गाइडलाइन कि भाई जो हमारी अगर बात करें हम शिक्षा मंत्रालय है, इसने कोचिंग संस्थानों के लिए जो गाइडलाइन दी थी ये हमने सारे यहाँ तक देख लिए हैं। अब हम देख लेते हैं कि अगर इन गाइडलाइनों को फॉलो नहीं किया गया या इन गाइडलाइनों का उल्लंघन किया गया तो फिर अपराध के तौर पर क्या जुर्माना होगा या दंड होगा, या जुर्माना और दंड दोनों होगा। और दंड में या जुर्माने में क्या क्या होने वाला है, कि आपकी कोचिंग संस्थान को बंद करवा दिया जाएगा, क्या आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूशन को बंद करवा दिया जाएगा, तो वो सब हम देखने वाले हैं यहीं पर। अब आपको इधर देखना है उल्लंघन के तौर पर जुर्माना, उल्लंघन के तौर पर जुर्माना। अब देखिए जुर्माना क्या है भाई, देखो पंजीकरण या किसी आवश्यक शर्त का उल्लंघन करने पर दंड लगाया जाएगा। तो बोला ही गया है कि पंजीकरण या किसी आवश्यक शर्त का उल्लंघन करने पर दंड लगाया जाएगा, किस पर, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस पर। ठीक है, कोचिंग सेंटर्स पर, कोचिंग संस्थानों पर। अगर पहली बार अपराध किया है तो 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। कितने का लगाया जाएगा, 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर कोचिंग इंस्टीट्यूशन ने पहली बार क्या किया है, किसी भी, चाहे वो पंजीकरण नहीं करवाया हो, चाहे उसने भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र नहीं बनवाया हो, या उसने जैसा कि जितनी भी अपन ने गाइडलाइन पढ़ी है कि भाई स्पेस का ध्यान नहीं रखा हो, बच्चों पर फीस का ज्यादा दबाव डाला हो, ये कुछ भी अगर कोई सी भी गाइडलाइन मिस की है तो पहली बार में जुर्माना कितना लगेगा, 25,000 लगेगा। दूसरी बार भी अगर वो गलती करता है इसी प्रकार की, या पंजीकरण ना करवाए, भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र ना बनवाए, या अग्निशमक जितने मतलब आग को कंट्रोल करने वाले, अग्नि को नियंत्रण करने वाले, फायर को कंट्रोल करने वाले उपकरण इक्विपमेंट अपने पास ना रखे, अपने कोचिंग इंस्टीट्यूशन में अपने पास ना रखे, तो अगर दूसरी बार उसने अपराध किया है तो जुर्माना कितना लगेगा, 1 लाख रुपए का। कितने का लगेगा, 1 लाख रुपए का जुर्माना लग जाएगा। ठीक है, दूसरी बार अपराध करने पर। और अगर कोचिंग इंस्टीट्यूशन या कोचिंग सेंटर्स बार बार उल्लंघन करते हैं इन गाइडलाइनों का, तो फिर उनके पंजीकरण को, तो फिर उनके रजिस्ट्रेशन को क्या कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा, और उनकी कोचिंग इंस्टीट्यूशन को बंद करवा दिया जाएगा या बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर कोचिंग इंस्टीट्यूशन बार बार क्या करते हैं, इन गाइडलाइनों का उल्लंघन करते हैं, तो उनके रजिस्ट्रेशन को, उनके पंजीकरण को समाप्त कर दिया जाएगा, उनके पंजीकरण को रद्द कर दिया जाएगा, और कोचिंग इंस्टीट्यूशन बंद कर दिया जाएगा या बंद करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आया। तो हमने देखा कि भाई जो शिक्षा मंत्रालय है उसने, ठीक है, एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है उसने कोचिंग सेंटर्स के लिए, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के लिए कौन कौन सी गाइडलाइन दी हैं, और इन गाइडलाइनों पर अगर इनका उल्लंघन करते हैं कोचिंग सेंटर से कोचिंग इंस्टीट्यूशन, तो उनके लिए कौन कौन से सजा के प्रावधान है, मतलब जुर्माना कितना कितना लगता है। और अगर बार बार ऐसा करते हैं तो कोचिंग सेंटर्स को क्या किया जा सकता है, उनके पंजीकरण को, मतलब उनके रजिस्ट्रेशन को क्या कर सकते हैं, वो रद्द कर सकते हैं, और फिर कोचिंग इंस्टीट्यूशन बंद हो जाएगा। ठीक है, तो कैसी लगी आपको ये क्लास, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर इस क्लास में कहीं मेरे से मिस्टेक हुई हो तो उस मिस्टेक को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ताकि आने वाली नेक्स्ट क्लास में मैं अपनी मिस्टेक को ठीक कर सकूं। एंड बने रहिए और देखते रहिए कंसर्ट विद के सर के साथ। ठीक है, एंड एक और बात थी जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपको हमारे चैनल पर जितनी भी क्लासेज आती हैं हमारे द्वारा, तो अगर आपको ये क्लासें ठीक लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। देखते रहिए और बने रहिए कंसर्ट विद के सर के साथ। धन्यवाद।